और पेल का क्या चक्कर है। तो नॉर्मल ऐसा माना जाता है कि जो हमारा लिवर डिक्रीज लिवर फंक्शन है उसका एक कॉज ये है कि इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कभी कभी। तो मान लो अगर हमारा ये लिवर है और इसके अंदर से बाइल जो है बाइल डक्ट में आने वाला था, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा कि जो है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बना पर यहाँ से वापस आ जाएगा सीरम में। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की खास बात ये होती है कि वो सॉल्युबल होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। तो जो कॉन्जुगेटेड होता है वो सॉल्युबल होता है, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो यूरिन को जो है नॉर्मल कलर दे पाता है। तो अगर तो हमारा डिक्रीज हिपैटिक फंक्शन का कॉज इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमारा कॉन्जुगेट है वो सीरम में जो है वो हमारे यूरिन को कलर दे देगा। और अगर कोई और कॉज है जैसे कि हमने पढ़ा हेपेटाइटिस या कोई और कॉज, तो ये वाली चीज़ नहीं होगी और देयर विल बी पेल यूरिन। तो हमारा नॉर्मल भी हो सकता है और पेल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉज। हमने ये समझ लिया यूरिन कलर। अब हम आते हैं स्टूल पे। स्टूल पे तो सिंपल है कि डिक्रीज टर्कोबिलिनोजन है, क्योंकि अब जो है बाइल तो जा नहीं रहा नीचे, क्योंकि फॉर्मेशन ही नहीं हो रही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की। अब जो है हमने ऊपर दो पढ़े थे, गिलब्रेट सिंड्रोम एंड क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है अब देखते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले गिलब्रेट सिंड्रोम। गिलब्रेट सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा ये एक तो पहले ये पता आना चाहिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और जो क्रिगलर नाजर होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो मैंने पढ़ा गिलब्रेट सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्रिगलर नाजर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब गिलब्रेट में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो हमने पढ़ा था लिवर के अंदर होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाने में मदद करता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है। अब अगर जो है हमारी इसकी एक्टिविटी कम होगी तो हमारा कॉन्जुगेशन कम होगा, तो इसको कहेंगे हम हेपेटिक इनसफिशिएंसी। तो गिलब्रेट सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अब हम देखते हैं क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। क्रिगलर नाजर सिंड्रोम जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम होता है सेम एंजाइम, इसकी कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है, और टाइप 2 में पार्शियल डेफिशिएंसी। अब अगर क्योंकि कंप्लीट डेफिशिएंसी है तो हमारा ज़्यादा सीवियर केस है। अब सीवियर केस में जो है ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, हमको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना जो है पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा। पर अगर पार्शियल डेफिशिएंसी है तो हम उसको फिनोबार्बिटॉल जैसी कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट करते हुए लास्ट में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिनोबार्बिटॉल एंड अदर ट्रीटमेंट्स फॉर जॉन्डिस। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में पहला तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दूसरा दो टाइप होते हैं, एक कंप्लीट डेफिशिएंसी एक पार्शियल डेफिशिएंसी, एक में लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, एक में फिनोबार्बिटॉल देते हैं। अब क्योंकि कंप्लीट डेफिशिएंसी है तो इसमें ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिपोजिशन होगा, इसमें कम डिपोजिशन होगा। तो इसमें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ये ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, इसमें नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब हम आगे चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ जॉन्डिस पे, जो कि है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और इसका दूसरा नाम है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो हमें उससे ही पता चल रहा है कि लिवर के बाद कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो लिवर के बाद हमारा क्या आता है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या फिर हिपैटिक डक्ट। इनमें से कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो। अब इसके कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि या तो हमारा जो बाइल डक्ट है उसमें कोई स्टोन आ जाए गॉल ब्लैडर से, तो अगर स्टोन आ गया तो अब जो है बाइल फ्लो नहीं कर पाएगा। या फिर बाइल डक्ट एट्रेसिया हो जाए, जो हमारी बाइल डक्ट है उसका एट्रेसिया हो गया, तो अब फिर बाइल जो है आगे
फ्लो नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास, ये हमारा लास्ट है, क्योंकि जो है हमें एनाटमी से पता है कि ये हमारा लिवर है और ये हमारा डुओडेनम में ओपन होता है। अब डुओडेनम में जब ये ओपन होता है तो हमें पता है यहाँ पे जो है ऐसे पेनक्रियास की लोकेशन होती है। तो अगर हमारा इस पार्ट का अगर ट्यूमर है तो वो इसको कंप्रेस करेगा यहाँ पे बाइल डक्ट को, और अगर बाइल डक्ट कंप्रेस हुई तो ये जो है हमारा फ्लो फर्दर रुक जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हमारे 3 रीज़न क्या क्या हुआ है, गोलस्टोन्स, एट्रेसिया ऑफ बाइल डक्ट या फिर कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। अब हम चलते हैं आगे कि इसमें हो क्या रहा है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो हमारा नॉर्मल फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमको पता है। अब क्या होता है कि हमारा जो कॉन्जुगेटेड, क्योंकि लिवर फंक्शन तो अब ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना नॉर्मली, नॉर्मल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब क्या हुआ, क्योंकि अब वो बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो है हमारा नो बाइल फ्लो, क्योंकि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है बाहर, तो वो क्या करता है, वो वापस जाता है और दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा सीरम में वापस आ जाता है। तो अब सारा का सारा जो नॉर्मल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अंदर कॉन्जुगेटेड बना, कॉन्जुगेटेड दोबारा बाहर आ गया, तो अब हमारे जो सीरम में है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ चुका है, और ये जो है एक्सक्रीट आउट हो सकता है यूरिन में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये सॉल्यूबल होता है, तो ये हमारा यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अब ये एक्सक्रीट आउट हुआ यूरिन में तो येलो डिस्कलरेशन होती है यूरिन की। तो अब हमारा, क्योंकि एक तो ये पार्ट हो गया येलो कलर ऑफ यूरिन, अब क्योंकि बाइल फ्लो नहीं हो पा रहा तो क्या होता है कि जो हमारा स्टर्कोबिलिनोजन है वो कम बनेगा, यूरोबिलिनोजन है वो कम बनेगा, तो क्ले कलर स्टूल रहेगा, बट जो यूरिन है वो हमारी येलो कलर की रहेगी, नॉर्मल कलर। तो ये है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी, इसकी लैब फाइंडिंग्स में क्या होगा, सीरम में आप बताइए कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या अनकॉन्जुगेटेड। तो यस, देयर विल बी इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और यूरिन में देयर विल बी इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि वो रीएब्जॉर्ब हो गया था, याद है हमें, नीचे तो ऑब्स्ट्रक्शन थी तो वो वापस ऊपर चला गया था, तो देयर विल बी इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और स्टूल्स में क्या होगा फिर, स्टूल्स में तो डिक्रीज स्टर्कोबिलिनोजन, क्योंकि जो हमारी बाइल डक्ट है वही ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो डुओडेनम में कुछ आया नहीं, तो एक्सक्रीट आउट कुछ हुआ नहीं स्टूल्स में, तो डिक्रीज स्टर्कोबिलिनोजन। तो क्ले कलर्ड स्टूल्स, बिल्कुल जो है हमारा क्ले कलर स्टूल होते हैं, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं होता। अब ये 3 टाइप के जॉन्डिस के बाद एक जो मेन चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चों में होने वाला जॉन्डिस पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न इज़ नियोनेटल जॉन्डिस। अब इसके 2 टाइप होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, देयर विल बी ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ लिवर एंजाइम। इसका रीज़न क्या है, लिवर के एंजाइम जो है बिल्कुल जब न्यू बॉर्न में जो है वो मेच्योर नहीं होते हैं, तो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बन पाता। जो हमारा ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेस एंजाइम है वो इमेच्योर होता है, और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इनका जो मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है, कैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है पैथोलॉजिकल, तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल है वो 2 से 3 दिन बाद होता है, 2 to 3 डे आफ्टर बर्थ, पर जो हमारा पैथोलॉजिकल है वो प्रेजेंट एट बर्थ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक फीचर फॉर नियोनेटल जॉन्डिस, टाइप ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। फिर तीसरा हमें इसमें पता होना चाहिए बिलिरुबिन लेवल्स। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कम सीवियर होता है, तो इसमें 10 to 15 मिलीग्राम %,
और जो हमारा पैथोलॉजिकल होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, तो उसमें 25 मिलीग्राम %। इट इज़ वेरी हाई बिलिरुबिन लेवल्स। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई बिलिरुबिन लेवल नहीं है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होता। पर इसमें 25 से ज़्यादा होने की वजह से जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं कर्निकटेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिपोजिशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनसाइड ब्रेन इज़ नॉन एज कर्निकटेरस। अब जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो जो है अपने आप ठीक हो जाता है 1 से 2 वीक में, पर जो हमारा पैथोलॉजिकल है उसमें जो है वो अपने आप से ठीक नहीं होता, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो देयर इज़ वेरी हाई 25 मिलीग्राम % से ज़्यादा बिलिरुबिन होता है, और इसमें जो है हम फिनोबार्बिटॉल ड्रग दे देते हैं। अब फिनोबार्बिटॉल के बारे में भी हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट में कि फिनोबार्बिटॉल से क्या होता है। तो जो इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फिजियोलॉजिकल का, इट इज़ फिनोबार्बिटॉल, एंड पैथोलॉजिकल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। अब जॉन्डिस का ट्रीटमेंट जो है उसको हम अंडरलाइंग कॉज को ठीक करके कर सकते हैं। मेनली सबसे पहला काम होगा हमें कि उसकी वजह क्या है। अगर अनीमिया है तो विच टाइप ऑफ अनीमिया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन हटानी पड़ेगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो डिपेंडिंग ऑन कॉज जो है हमें अंडरलाइंग कॉज पता लगाना है और फिर जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा फिनोबार्बिटॉल, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था फिनोबार्बिटॉल कई जगह, जैसे कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में, फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस में अभी हमने पढ़ा था। तो फिनोबार्बिटॉल ड्रग का क्या काम होता है कि वो जो है हमारा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को कन्वर्ट इंड्यूस कराता है। इस एंजाइम का इंड्यूसर है। अब ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ज़्यादा काम करेगा तो जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड है बिलिरुबिन वो ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। तीसरा फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारा बिलिरुबिन होता है अनकॉन्जुगेटेड, इट इज़ इन जेड आइसोमर। जेड आइसोमर जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। हम क्या करते हैं, यूवी रेज देते हैं। यूवी रेज से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो ई आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ई आइसोमर में, ई आइसोमर जो है वो सोल्यूबल होता है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन यूरिन। ये होता है फोटोथेरेपी। और लास्ट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमरजेंसी केसेस में जब बहुत ही ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल हो ग्रेटर देन 25 मिलीग्राम %, तो हम कहते हैं कि इट इज़ we should give blood transfusion immediately, which we give in pathological neonatal jaundice. Thank you guys for watching this video. I hope this